Assalamu alaikum. Good morning. Good morning, everybody. How are you guys doing? Are you the ones who are going to Paris? Who is going to Paris? मैं आपको बताती हूँ। यूरोपियन यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइंस हमारी PIA जो है उसकी पहली परवाज आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हो रही है। भाई बरसों का इंतजार इधर बैठे हुए हैं। बरसों का इंतजार था। ये परवाज तो रवाना हो रही है और अपडेट ये है कि PIA का बोइंग 777 तैयारा पेरिस के लिए उड़ान भरने को बस बिल्कुल तैयार है। उड़ान भरा ही चाहता है। वो ऐलानात हो रहे हैं। हाँ। हमारा इंतजार है। जुम्मे की परवाज समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाजों की नशिस्तें फरोख्त हो चुकी हैं। हफ्तावार 2 परवाजें डायरेक्ट इस्लामाबाद से पेरिस के लिए जाया और आया करेंगी। आपको याद है ना कि यूरोप सेक्टर जो था वो PIA के लिए ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था। एंड इट्स क्वाइट अ वाइल, आफ्टर क्वाइट अ वाइल जो है ये सेक्टर ओपन हुआ है। और देखें ज़रा, मतलब ऑल सोल्ड भी हो गया है कि सारी नशिस्तें जो हैं PIA के दे हैव बीन सोल्ड आउट। तो कौन कौन पेरिस जा रहा है, मतलब क्यों जा रहे हैं? आपको पता है ना वहाँ काफ़ी ठंड है। अच्छा, जहाँ ठंड नहीं है वहाँ का हम ज़रूर जिक्र करेंगे और बड़े कंसर्निंग हालात हैं। LA लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग लगी हुई है। 9,000 घर, इसमें मल्टी बिलियन डॉलर मैंशंस भी शामिल हैं। इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। 32,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर वादियाँ उजड़ गई हैं। हुक्काम का कहना है कि यह कहना काबिल अज़ वक्त है कि हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी। मतलब ऐसी ऐसी जगह आग लगी हुई है जिसके इर्द गिर्द कोई आग नहीं लगी हुई है। देयर आर डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फुटेजेस जहाँ पे एक घर है, घर बिल्कुल इंटैक्ट है, घर के तमाम दरख्त जल रहे हैं क्योंकि वो चिंगारियां हवा की डायरेक्शन ऐसी है कि हर चीज वो है लपेट में आ रही है। और जो अभी नहीं आई वो आ सकती है क्योंकि हवा का रुख भी चेंज होता जा रहा है और इस पे काबू भी नहीं पाया जा सका है। मंगल को लगी थी आग, अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 1.5 लाख अफराद को वहां से मूव होना पड़ा है, नकल मकानी करनी पड़ी है। अच्छा, और ऑब्वियसली जिस तरह हमने आपको बताया कि आग से मेरा गला खराब हो रहा है आपका। मारूफ शख्सियात के शोबिस जिनका हॉलीवुड से ताल्लुक है उनके भी इलाके पैसिफिक पैराडाइज समेत दीगर इलाके जो हैं वो महंगे तरीन घरों को नुकसान पहुंचा है। और टॉम हैंक्स का घर आग की नज़र हो गया है। पेरिस हिल्टन ने इंस्टाग्राम पे बताया कि उनका घर आग की नज़र हो गया है। प्रिंस हैरी और केट क्या नाम दूसरे वाले कौन है? मेगन। हाँ, उनका भी I mean, सुनने में यही आया कि they have to also had to move. Also, exactly. तो बहुत से और भी मीडिया पर्सन्स हैं, एक्टर्स हैं और they are coming on Instagram। वो अपने घर दिखा रहे हैं, राख हुए हुए हैं। और मैंडी मोर, मतलब क्या क्या नाम ले, मैंडी मोर हैं, अपनी रिहाइशगाह पर शिफ्ट होना पड़ा। एवरीबडी हैज टू मूव तो होना ही पड़ा है सबको। यानी आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका छोटा सा घर हो या आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेंशन हो, वो आग हर किसी को लपेट में ले रही है। बेन एफ्लेक का घर राख का ढेर बन गया है। इसकी लाखों डॉलर मालियत बताई जा रही थी। आतिश ज़दगी के बायस अभी तक सूरत हाल देगर हुई हैं। अच्छा, एक और मशहूर हॉलीवुड पर्सनैलिटी बिली क्रिस्टल जो 1979 से अपने उस घर में रह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली वो भी एक मेंशन है, वो ख़त्म हो चुका है। मल्टीपल मेंशंस। देखिए, हम LA में ये वाइल्ड फायर्स जो हैं उसके बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन इतनी तबाही जो कि लिटरली रेजिडेंशियल एरियाज तक इस तरह पहुँच जाए, रेजिडेंशियल एरियाज भी मतलब सॉरी हाई क्लास जो होते हैं वहाँ तक पहुँच जाए, ये किसी ने नहीं सोचा एक और बात ये है कि जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, जिनके घर खाली हो रहे हैं, जाहिर है अमीर लोग रहते हैं, लाखों डॉलर मालियत का सामान है, असासा है, उनके घरों पे डाके पड़ रहे हैं। तो ये एक अलग मामला चल रहा है, डकैतियां हो रही हैं, उसमें मुलव्विस अब्दुल्ला लगता है ना ऐसी चीजें, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हमने ऐसी देखी है हमारे यहाँ होते हुए। 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। खुश्क और तेज हवाएं चल रही हैं जिससे आग में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम कहते हैं कि आग पर काबू ना पाया गया तो एक कुदरती सानिहात में अमरीका का बदतरीन वाक़या बन जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान भी किया है। तो ये असिस्टेंस चाहिए होती है आपको। खैर और भी बताएंगे। अभी तो इंश्योरेंस का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, इंश्योरेंस, बाय द वे, इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलरेडी कुछ महीने पहले अपनी जो पॉलिसीज थी वो बदली थी। तो उसमें किसको कितना नुकसान होगा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ऑलमोस्ट कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस का एक दबाव ही पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज पे कि आप जी निकालें जो सालों से इतना आपको दे रहे थे। खैर ये सब कुछ हो रहा है, वीडियोस देखें और
तादाद में भरी हुई है, मतलब सोशल मीडिया इज फुल ऑफ वीडियोस एंड पीपल राइटिंग। अच्छा जी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी कहा है कि जो भी नुकसानात हैं उसे मैं 100% मेक श्योर करूंगा कि इंश्योरेंस से कवर किया जाए। अच्छा जी, अब नए सदर जब वहाँ आएंगे ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस तरह करना है। अब ज़रा अपनी तरफ आ जाते हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्स देने में सबसे आगे और सहूलियात में सबसे पीछे हम बात कर रहे हैं मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले कराची की, जहां हम बैठे हुए हैं। कराची पिछले माली साल भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरों में पहले नंबर पर रहा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मदद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सरे फहरिस्त रहा पूरे मुल्क में टैक्सेस देने में। लाहौर 17.9% वसूलियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद 14% वसूलियों के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर आज भी सहूलियात के हवाले से फी कंपेयर इट टू लाहौर और इस्लामाबाद पीछे है। होना तो ये चाहिए था कि कराची पाकिस्तान के तमाम शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आता, मतलब आइडियली तो दिस शुड हैव बीन द सिचुएशन। लेकिन साल से मसाइल का शिकार है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने भी इस शहर का बुरा हाल किया है। ये मुल्क का वाहिद शहर है जहां लोग पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी टैंकरों के ज़रिए पूरी करते हैं और ख़रीदनी पड़ती है। पानी आपको ख़रीदना पड़ता है और ये लिटरली आप इफ़ यू हैव नॉट बीन आउटसाइड कराची, अगर आप नहीं निकले तो आपको कहीं और ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। और बच्चे खुले मैन होलों में तो गिर ही रहे हैं, वो भी आपको पता ही है। सफाई सुथराई और सड़कों की हालात जो है वो भी ढकी छुपी नहीं है। एवरीबडी नोज दीज थिंग्स। और आबादी के लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतों का भी शदीद फुकदान है। ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे जारी हैं, लोग उनकी तकमील के मुंतज़िर हैं, मगर ये इंतज़ार जो है ना, मतलब कितने सालों से तो हम बैठे हुए हैं, ये उस तरह ख़त्म नहीं होता जिस तरह इसको ख़त्म होना चाहिए। थोड़ी छोटी चीज़ें आती रहती हैं बट नॉट लाइक इट शुड। मुल्क के दूसरे हिस्सों में रिकॉर्ड बनते हैं कि ये अंडरपास 3 महीने में मुकम्मल हो गया, ये 45 दिन में मुकम्मल हो गया। सो यहाँ लोग मंसूबों की तकमील का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम का भी मामला है, लोग बड़े परेशान रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन रही है। सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट जैसा अहम तरीन मनसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। सो कराची में, सिंध में पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी बार बरसर इक़्तिदार है, मगर गिला है कि वफाक कराची से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। वफाक ने भी जो कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी कराची के लिए वो नहीं की। मतलब कमाल ही है, हम बारहा, अब जो परसों ऐलान किया गया है इस सड़क का, इस मोटरवे का, हम साल से इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहे हैं कि पूरा मुल्क आपने मोटरवेज के जरिए कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो आपका पोर्ट है, अगर आपने उसी को मोटरवे के जरिए कनेक्ट नहीं किया तो फिर आप पूरे मुल्क को चाहे कनेक्ट भी कर लें, उसका क्या फायदा। और माशाल्लाह तवातुर से जो भी हुकूमत बैठी होती है ना फेडरेशन में, वो सारे हम सारों को ही कहेंगे कि क्यों अटेंशन नहीं दी। इससे पहले इससे पहले तहरीक इंसाफ ने भी, आपको याद है कि कराची के हालात बदलने की बहुत दावे किए थे, मगर वो भी महज दावे ही रहे। कराची की 90% नुमाइंदगी थी तहरीक इंसाफ की जब वफाक में बरसर इक़्तिदार थे। बल्कि आपको ये बताएं कि ये भी हुआ था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पौने 4 सालों में पूरा एक दिन भी कराची में नहीं आके रहे, पूरा एक दिन भी नहीं गुजारा, आए गए, मतलब ये भी होता रहा। बट ये उससे पहले भी और कराची की मेजॉरिटी नशिस्तें तहरीक इंसाफ के ही पास थीं, ये भी सबको याद रखना चाहिए। इमरान खान को चंद बार ही कराची आने की तौफीक हुई और वो भी चंद घंटों के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन पहले कराची आए हैं। ट्रेजेडी है, मतलब वज़ीर आज़म लाहौर जाते हैं खबर बनती है, वज़ीर आज़म किसी और शहर में जाते हैं उतनी बड़ी खबर बनती है। कराची आना इतना मुश्किल है वज़ीर आज़म के लिए कि खबरें बनती हैं। मतलब दे रियली कंबाइन 80 थिंग्स together in like maybe 12 hours, क्योंकि वो उसमें भी ओवरनाइट नहीं रहना। तो फिर आते हैं कि आज ये भी कर लेंगे, वो कर लेंगे, शहर स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। आपको पता है ना कि मुल्क का हिस्सा है वैसे कराची, आप महीने में 2 बार भी आ सकते हैं, 1.5 घंटे की ही फ्लाइट है इस्लामाबाद से। खैर वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने कराची की तजारती अहमियत को तस्लीम किया। सर चलें वो तो है ही, लेकिन वो भी जानते थे कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे गिले हैं और इसीलिए उन्होंने कराची वालों की शिकवे शिकायत सुनने के लिए उन्हें इस्लामाबाद आने की दावत दी। उसमें भी उन्होंने कहा कि शिकवे जो शिकायतें करनी है उसके लिए भी इस्लामाबाद आओ। कब एनीवे क्या कहा ये देखें। शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है।
एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। ये हमारी तजारती, हमारी फाइनेंशियल, हमारे एक्सपोर्ट्स का नर्व सेंटर है। मैं आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं खुले दिल के साथ आपकी बातें, मीठी, तुर्श, कड़वी, वो सुनूंगा। इफ़ यू लुक एट व्हाट IMF stated, 10.6 tax to GDP ratio. We have achieved 10.8. Alhamdulillah. This is not enough. This is just the beginning. वैसे इसमें भी वो कह रहे थे कि मैं दावत जल्द दूंगा, अभी वो दावत वाली माशी अहमियत कहा मनसूबा सिंध आज भी मोटरवे से महरूम है और ज़ाहिर है सिंध हुकूमत ये समझती है कि मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ये शिकायत करती है कि सक्खर से हैदराबाद मोटरवे के लिए रकम जारी की गई थी, वो करप्शन की नज़र हो गई। याद है ना कि वो क्या हुआ था मिटियारी की मिली भगत से में करप्शन जो हुई थी, सारा कुछ तो ये सब कुछ होता रहता है। बहरहाल अच्छा, अब उम्मीद की किरण है कि ऐलान तो किया गया है। अलीम खान बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि 25 साल में हम 3000 अरब रुपए कमा लेंगे। अगर 25 साल पहले बन जाती तो शायद अब तक उससे ज़्यादा पैसे बना लेते। लेकिन लेट्स सी कि उस पर भी ऐलान ही है, अमल दरामद कब शुरू होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे मौजूद हैं। हमने अपोजिशन लीडर को भी दावत दी थी लेकिन वो हमें नहीं ज्वाइन कर सके हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कराची से मिलता है। ये आदाद शुमार ऑब्वियसली किसी के लिए हैरत का बायस नहीं है, ये स्टेटेड फैक्ट है और ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। लेकिन इतना टैक्स देने वाला शहर और सूबा, इसके बराबर सहूलियात या बिल्कुल मैसर नहीं है लोगों को। सो आपके ख्याल में भी ऐसा ही है या आप समझते हैं कि ठीक है मामलात एज कम्पेयर टू व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द नेशनल खजाना? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बात हकीकत है कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है कराची से जाता है और कराची की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ही सबसे ज्यादा जो है टैक्स पेयर है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सूबे और वफाक में सब जो है ये सब के ऊपर लाजिम भी अखलाक की जिम्मेदारी भी कराची में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो उस वक्त कराची में चल रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स जो है वो इस वक्त कराची शहर में मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने शुरू की हैं। इस वक्त तो स्टेट ऑफ द आर्ट PRTs चल रही हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बना रही है। इसमें K4 का मनसूबा चल रहा है और मलीर एक्सप्रेस वे जैसा एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है जिसका भी इफ्तिताह भी होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कर रही है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या इस तरह की चीज नहीं कही जा सकती कि वफाकी हुकूमत जो है उसने कराची पे ध्यान दिया हो या कराची पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हों वो लोग। तो वहां से वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि जिस शहर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं उस शहर को जो है वो ठीक करने के लिए और शहर के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। ये तो आपने बिल्कुल बात सही की है, वफाकी हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन जो इस शहर पे, इस सूबे पे राज करते रहे उनका भी तो बनता ही है, क्योंकि अगर मसाइल हैं तो जिम्मेदारी भी कोई ना कोई किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। आपकी जमात हो, मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ या MQM, सभी किसी ना किसी वक्त में हर तरह की हुकूमत में रहे हैं। तो कराची पर तवज्जो ना देने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन बनता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर किसी की है बीच में? देखिए जी, ज्यादातर जिम्मेदारी कराची में तवज्जो देने की वफाकी हुकूमत की ही समझी जाएगी, क्योंकि सूबाई हुकूमतों ने तो कोशिशें की हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अभी भी जो भी सड़कें बन रही हैं, अंडरपास बन रहे हैं और इस वक्त भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है बिलियंस ऑफ रुपीस कराची कचरा उठाने पे जो है वो सिंध हुकूमत कर रही है। बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है BRT कराची में उसका काम चल रहा है। इसी तरीके से मैंने कहा आपको लियारी एक्सप्रेस वे, पाकिस्तान की बेहतरीन हॉस्पिटल शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। इस तरीके से बाकी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से चल रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट चलने चाहिए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से वो नहीं है। तो मैं वफाकी हुकूमत को कहूंगा किसी एक पार्टी को नहीं, जो भी वफाकी हुकूमत में रही हैं पार्टियां वफाक में, उन्होंने जो है पीछे इससे पहले PTI की हुकूमत से 4.5 की, उसमें भी कोई एक स्कीम उन्होंने कराची के लिए शुरू नहीं की। कोई एक आप किसी का नाम ले लेंगे PTI ने की हो। तो अभी भी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है वो भी कराची पे ध्यान दे और जो भी कराची से ज्यादतियां हुई हैं
तो उसको खत्म करके कराची को खुसूसी तवज्जो दी जाए और कराची के लिए खुसूसी पैकेज अनाउंस किया जाए। अच्छा शर्जील साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हालात को ठीक भी तो करना है या एटलीस्ट बेहतरी की तरफ जाना है। कुछ काम हो भी रहा है, आपने और सब ने मिलकर कहा कि वफाक की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ज़ाहिर है, लेकिन आपकी जमात बरसर इक़्तिदार है, यहाँ पर बाकी लोगों के साथ मिलकर करना है। शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब हू वुड लीड दिस टास्क? इब्तिदा की जरूरत ही नहीं है जी, इब्तिदा काम इस वक्त सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध हुकूमत फुल फोकस रखा हुआ है कराची पे। जो इस वक्त जरूरत है वफाकी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत इब्तिदा करे और वफाकी हुकूमत कराची के लिए प्रोजेक्ट्स लाए। अगर इस PSDP में नहीं लेके आए तो अभी नेक्स्ट जून में जो बजट आएगा उसमें टॉप प्रायोरिटी कराची को दे, और जितने भी कराची के लिए मेजर स्कीम्स हैं उस पर वफाकी हुकूमत वो स्कीम्स भी शुरू करे, भले खुद आके बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है। वफाकी हुकूमत आके अपनी वो स्कीम्स बनाए जो बार-बार से उसको पूरी करें। शुक्रिया आपका शर्जील नामे। बहुत शुक्रिया। बता भी दिया तरीक़ेकार के वफाक को ही बीच में पहल क्या, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो उन्हीं को कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी फॉर थिंग्स टू गेट बेटर। देखिए एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की कंट्रीब्यूशन के बगैर, इसके अलावा शहरी हुकूमत की कारकर्दगी और कंट्रीब्यूशन के बगैर ये मामला नहीं ठीक हो सकता। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। आई एम सॉरी, आई हैव टू पॉइंट दिस हियर। एक आयरॉनिक सी बात है, अब जिस पार्टी की हुकूमत होती है एटलीस्ट आप उसका सूबा तो समझते हैं बेहतर होगा, और हमने देखा है इन द पास्ट कि वो थोड़े थोड़े बेहतरी की तरफ आते हैं, जिस पे क्रिटिसिज्म होती है कि आप ज़्यादा अपने ऊपर लगा रहे हैं और बाकी मुल्क में नहीं लगा रहे। तो पीपल्स पार्टी हैज़ बिन इन द यू नो दे हैव बीन सिटिंग इन द कैपिटल इन द पास्ट एज वेल, तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमने कराची को, सिंध को उस तरह बढ़ते हुए पहले कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, इवन व्हेन यू वर द वंस हु वर लीडिंग द शो। तो दैट मेक्स यू वंडर कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब दूसरों को कहना कि जी अब आपके आके करें, फाइन, बट स्टिल आप भी कर सकते थे व्हेन यू वर देयर। डिजर्व्स सो मच बेटर देन व्हाट इट रियली हैज राइट नाउ। अच्छा, लगता ही नहीं है बाकी। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के फैमिली कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात और बच्चों के इमाराती कौमी कार्ड और पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। बच्चों की तहवील से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाएँ होंगी। वालिदा और वालिद के लिए बच्चों की तहवील की उम्र 18 साल तक बढ़ा दी गई है। गैर मुस्लिम माओं को भी बच्चों की तहवील का हक दिया गया है। 15 साल की उम्र के बच्चे खुद फैसला कर सकेंगे कि वो वालिदैन में से किसके साथ रहना चाहते हैं। नया फैमिली कानून अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। नए फैमिली कवानीन अमाराती और गैर मुल्की दोनों ख़ानदानों पर लागू होंगे। फैमिली लॉज में तब्दीली की जा रही है UAE में। बहुत सारी तब्दीलियां की ज़रूरत होगी जो उन्होंने किया है। ओके, वेलकम। अच्छा अब्दुल्ला, वो मुनीर न्याजी का कुछ शेयर हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि माशाल्लाह दुरुस्त और बरवक्त फैसला साजी में हमारी हुकूमतें भी अक्सर देर कर देती हैं, लेकिन चलें एटलीस्ट देर हो लेकिन कर ही दें। तो मौजूदा हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन का ख्याल आ ही गया। हालांकि दुनिया के कई ममालिक क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वाइल। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने एक निजी बिल वर्चुअल असासाजात बिल 2025 मुतारिफ कराया है, और बिल के तहत पाकिस्तान में वर्चुअल असासों के इजरा, इस्तेमाल, तजारत और इंतज़ाम के लिए एक कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो कायम किया जाएगा। पता नहीं इसको कायम करने में कितने साल लगेंगे, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाएगा इस बिल के तहत कि वर्चुअल एसेट्स पाकिस्तानी रुपए के जरिए जमानत शुदा हों। बिल के तहत वर्चुअल असासाजात रिजर्व कायम किए जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसीज की तिजारत और इंतज़ाम के लिए मखसूस इलाके होंगे। पाकिस्तान और भूटान ने अपनी मईशतों को फ़रोग देने के लिए एक साथ क्रिप्टो माइनिंग का आगाज़ किया था, लेकिन भूटान ने इसमें भरपूर कामयाबी हासिल की। आज माइनिंग में भूटान का नाम अमरीका, चीन, बरतानिया और यूक्रेन के बाद 5वें बड़े मुल्क की हैसियत रखता है। भूटान के बिटकॉइन ज़खायर इसके GDP का 35% हिस्सा हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना पाया।
2020 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिटकॉइन की माइनिंग के जरिए आमदनी की सलाहियत में इजाफे का मंसूबा बनाया था, लेकिन उस पर भी कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। बेसिकली बात यह है कि बातचीत तो होती रही है इस पे, और आई गेस एक इंटेंशन भी थी, लेकिन खास कुछ संजीदगी नहीं दिखाई गई, और उसको फिर एंड तक आपको लेके जाना होता है, तो वो भी किसी ने नहीं किया। अगर इस मामले में संजीदगी दिखाई जाती तो लिटरली वर्चुअल असास से पाकिस्तानी मईशत के लिए मजबूत सहारा बन सकते थे। बाकी दुनिया को तो छोड़ें, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को दुनिया का बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बनाने का इरादा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। सो हम जितनी भी आंखें बंद कर लें, ये हकीकत है, ये हकीकत रहेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी ऑब्वियसली समझना तो है हमारे लिए, फिर भी ये दुनिया कर रही होगी काम, लेकिन इट्स स्टिल न्यू टू अस। तो ये बिल पेश करने वाले सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्चुअल एसेट बिल बज़ाहिर तो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी के इर्द गिर्द घूमता कोई कानून लग रहा है, तो आपको इसका ख्याल कैसे आया और टारगेट क्या है, क्या मिलेगा पाकिस्तान को इससे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैंने इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस बिल का वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी करते हैं और जो है वो कुछ लोग माइनिंग भी करते हैं। और एक 2021 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के पास जो बिटकॉइन है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वो डिफरेंट कॉइन्स जो है वो $20 बिलियन के हैं। हमारा टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो इस वक्त $16 बिलियन का है। तो और ये 2021 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस एरिया को रेगुलेट करना चाहिए। इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है ग्रोथ का, इस एरिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है जिसके तहत पाकिस्तान अपने डिजिटल रिजर्व्स बिल्ड कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई डिजिटल रिजर्व्स नहीं है और दुनिया ने इस एरिया के अंदर बहुत तरक्की की है और हमने जो है वो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम जो यूथ है उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो ट्रेडिंग और माइनिंग के जो बिजनेसेस हैं वो पाकिस्तान में खोल सकें। और जब ज़ाहिर हुकूमत उसको रेगुलेट करेगी तो फिर उसके ऊपर टैक्सेशन भी लागू। डॉक्टर साहब, हमें हैरत है, इससे पहले आपसे पहले कभी किसी को ख्याल नहीं आया, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में ने भी जो मंसूबा शुरू किया वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। दुनिया के अक्सर ममालिक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर चुके हैं, कुछ रेगुलेशन से पहले ही टैक्सेस भी कमा रहे हैं। भूटान, भारत वगैरह की मिसालें हमारे सामने, हमारे करीब के मुल्क हैं। ये बहुत देर कर दी हमने। देखिए, जो ये बिटकॉइन की माइनिंग है उसको आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, मगर नई नई करेंसीज जो कॉइन्स हैं वो आते रहते हैं और उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। तो हुकूमत का ये बुनियादी तौर पे काम नहीं है कि किसने कौन सा कॉइन ख़रीदना है, कौन सा बेचना है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत का काम ये है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए और जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है P2P पेमेंट्स के थ्रू लोग पाकिस्तानी बाहर भेज देते हैं या डिफरेंट और तरीक़ों से, वो पैसा जो है वो हुकूमत रेगुलेट करे और उसके थ्रू अपने डिजिटल रिजर्व्स भी बिल्ड करे और उसके ऊपर टैक्सेशन भी लागू करे। उससे होगा ये कि जो पैसा जो पाकिस्तानियों का किसी और एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, बाहर बाइनांस में कहीं और जहाँ भी पड़ा हुआ है, वो पैसा जो है वो स्टेट बैंक के पास होगा। जैसे अभी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट बैंक के पास होते हैं, इसी तरह हमारे डिजिटल रिजर्व्स भी बिल्ड हो सकते हैं। और अगर हमने इसके अंदर अभी भी थोड़ी हमने बेहतर तरीके से मामले को किया तो इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है अपसाइड का भी, और इसके तहत जो है वो हम बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिजिटल रिजर्व बहुत जल्दी बिल्ड भी कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि मुल्कों ने बहुत अपने बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ वेंचर्स। बिल्कुल किए हैं, और डॉक्टर साहब एक खुशी हो रही है हमें कि फाइनली हम इस बारे में सोच भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। तो अब ये उड़ान पाकिस्तान से लेकर डिजिटल कॉम के विजन तक हुकूमत का बड़ा फोकस है कि IT से मुताल्लिका हर शोबे जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाएँ। वेरी गुड, लेकिन इंटरनेट चलता नहीं है। चलता है तो आपको पता ही है कि क्या हालात हैं, अजियतनाक रफ्तार है। तो क्या डिजिटल एसेट्स जैसे अहम मामलात की जानिब जाने से पहले IT मिनिस्ट्री, PTA, इन सारों से कोई गारंटी नहीं ले लेनी चाहिए कि वो भी सिस्टम को सपोर्ट करें? देखें, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और अगर आप देखें कि जब सितंबर में ये मसला ज़्यादा पीक पे गया था, उससे अगर आप कंपेयर करें अभी इस वक्त जनवरी को, तो हम काफ़ी बेहतर मामलात काफ़ी बेहतर हैं। और इसके ऊपर हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि
इंटरनेट स्पीड के जो इश्यूज़ हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आवाम को दिया जाए। और देखें माजी के अंदर भी अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ही 3G 4G हुआ था, जिसके तहत ये सारी इंडस्ट्री खुली, वरना तो 3G 4G था ही नहीं, तो कोई आप काम वैसे ही नहीं कर सकते थे। तो ये माजी में भी हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है ये इस तरह के काम करेंगे और जो इशू है उसको इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करें। थैंक यू सेनेटर साहब। लेट्स सी इस पे कितनी जल्दी पेशरफ्त होती है। कौमी बैटर साइम अयूब लंदन में टखने के फ्रैक्चर के हवाले से चेकअप हुआ इनका। इन्होंने मुर्तज़ा अली शाह हमारे ब्यूरो चीफ हैं उनसे बात भी की थी, वो भी आपने देखी होगी। पाकिस्तानी बैटर ने सेंट्रल लंदन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुलाकात की है और उनका मुआयना हुआ है। टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का कहना है कि साइम अयूब के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। साइम अयूब का कहना था कि वो अभी बेहतर हैं। डॉक्टर ने पाँव पर थोड़ा थोड़ा वेट डालने के लिए कहा है। लेकिन नेचुरली द फैक्ट दैट ही इज देयर इन लंदन, मतलब सीरियस चीज ही हुई होगी एंड व्हिच विल टेक टाइम टू। और मेरा ख्याल है कि चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या उसके बाद इवन PSL हो, साइम को रिकवरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। किसी को भी आई एम श्योर PCB में एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, जल्दबाजी नहीं करनी वेरी केयरफुल अबाउट इट। कोई जल्दबाजी कराता भी नहीं है बिकॉज़ आप सोचिए मतलब कि नहीं पता है ना, लोगों के एक सेंटिमेंट होते हैं, आवाम जाहिर है साइम से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि साइम खेले, जल्दी खेले। साइम खुद भी ये चाहते होंगे कि वो जल्दी वापस आए, अभी करियर शुरू हुआ है माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त वो परफॉर्म कर रहे थे। सो एक सेटबैक तो होता है इंसान को कि चलें जल्दी जल्दी वापस आ जाएं। टेक योर टाइम, टेक इट ईजी। इट्स ऑलराइट, a lot of cricket left, तो आप इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हम देना चाहते हैं, म्यूजिकल ट्रिब्यूट, और मारूफ गुलकार इखलाक अहमद को आज हम याद कर रहे हैं। और वो आज ही के दिन 10 जनवरी यानी 10 जनवरी आज 1946 में दिल्ली में पैदा हुए। डेफिनेटली मतलब इन्होंने। अच्छा, एक और ट्रिब्यूट है आज जियो पाकिस्तान में हम याद कर रहे हैं नामवर कॉमेडियन माजिद जहांगीर साहब को, जिनका यौम वफ़ात है, बरसी है उनकी। 50-50 से ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे और बहुत काम किया इन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी में। Let's watch some clip. जी। This was funny because ये भी पता है एक ज़माने में ये बड़ा हर घर की एक होती थी परेशानी, कपड़ा जितना भी दे दो कम पड़ता था, हालांकि आप ज़्यादा दे रहे हो कपड़ा गायब, मतलब हाँ। कैसे कम पड़ सकता है। अच्छा, तो ये एक जोक उस टाइम के हिसाब से तो बड़ा रेलेवेंट लग रहा है। हमारी अम्मा की तो आज भी ये परेशानी है कितना कपड़ा दिए। is always of the opinion के दर्जी ने कपड़ा खा लिया। और जब आप कोई चीज मतलब बेडशीट कुछ भी आप बनवाने जा रहे हो, आपने क्या करना है? नहीं, मैंने बच्ची का कोई फ्रॉक बनाना था। हाँ, ये बच्ची की फ्रॉक क्यों इनको, और बच्ची घर में हो ना हो, उस कपड़े का कोई ना कोई फ्रॉक बनना होता है। तो ये एक हर घर की एक कहानी होती है। बट एनीवे, 2025 में भी ये मसाइल हैं हमारे। इंशाल्लाह आगे भी आप यही देखेंगे। अक्सर नाइंसाफी के किस्से सुनते हुए सुना होगा ना कि तो हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, ये हमें दूसरे दर्जे की टीमें बनाने पे भी बाज़ लोग तुले हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर निज़ाम लाने की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरे दर्जे का जो आप कह रहे थे। बेसिकली तैयारियां हो रही हैं। भारत 2 दर्जाती निज़ाम है, भारत जिसमें पेश है ऑफ कोर्स, और क्रिकेट लेजेंड जो है ऐसी तजावीज़ पर सख्त बरहम है और बिल्कुल जायज़ बरहम भी है। बिग 3 की इजारादारी टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल तारीख कर देगी, ये बहुत से लोगों का मानना है। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान और ICC मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 2 दर्जा, सही कह रही हूँ ना, 2 टियर जो है टेस्ट मैचेस जो हैं वो बड़ा परेशान कौन स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल स्ट्रक्चर से बड़ा परेशान है। और अगर छोटी टीमें सिर्फ आपस में ही खेलती रहीं तो वो टॉप टीमों में कैसे जगह बना पाएंगी, विच इज़ अ वेरी वैलिड कंसर्न। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा का कहना था कि इस तजवीज़ में खेल का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय लालच नजर आता है। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान ग्रैम स्मिथ ने कहा कि ICC कैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती है जो सिर्फ टॉप 3 को फायदा देता हो। ये ICC हुक्काम को सोचना चाहिए कि पहले ही इस पर भारतीय बोर्ड के हाथों यरगमाल होने के इल्जामात लग रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो ICC की रही सही साख भी दाव पर लग जाएगी। ये सवाल जो अभी आपने उठाया है ना, इट मेक्स सेंस। और हम यही सवाल सबसे पहले तो पूछेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब। How did they even come up with this? मतलब क्या खद्दो-खाल है, जरा ये हम इसका डिजाइन क्या है ये पहले हमें समझाएं। और ये भी बताएंगे प्रपोजल किसका था। देखें, ये 2013-14 में भी भारत ने अटेम्प्ट की थी। उस वक्त तो बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था कि बिग 3 जो है वो बनने जा रहा है, लेकिन वो एफर्ट जो थी नाकाम रही। अब दोबारा भारत जो है वो चाहता है कि ICC का जो टोटल शेयर है आमदनी का, हालांकि अगर आज देखें तो भारत को मिलता है सालाना
33%, और पाकिस्तान जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका, पाकिस्तान को मिलता है 6%। इसी तरह मैचों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान इस साल 2025 में, ये अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज जो 17 तारीख से शुरू हो रही है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दोनों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें और 9वें नंबर की टीमें हैं। तो पाकिस्तान 2025 में टोटल 5 सीरीज खेल रहा है, 5 टेस्ट मैच खेल रहा है, जिसमें 2 वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच हैं। उसके बाद एक टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल चुका अभी केप टाउन में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अगला टेस्ट मैच अब शान मसूद और सऊद शकील या मोहम्मद अब्बास जो एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनको अगला टेस्ट मैच अक्टूबर में मिलेगा। पाकिस्तान अगली जो टेस्ट सीरीज है वो खेलेगा अक्टूबर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान। जबकि भारत की टीम एक सीरीज खेलेगी इस साल मई, जून, जुलाई में अगेंस्ट इंग्लैंड, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। तो भारत जो बड़ी टीम है वो औसतन हर साल 12 से 15 टेस्ट मैच खेल रही है। पाकिस्तान या छोटी टीमें जो हैं ये 5 से 6 टेस्ट मैच खेल रही है। तो मैचों की डिस्ट्रीब्यूशन तो आधी है तादाद, लिटरली आधी। अच्छा, ये भारत ने पहले भी कोशिश की थी, अब फिर जाहिर है शाह भी हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं। क्या है सूरत हाल? बाकी लोग जो साबिक कप्तान फलाना ढमकाना जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो बयान देते रहते हैं, जो दीगर बोर्ड के सरबराहान हैं जो आईसीसी का हिस्सा हैं, उनका रद्द अमल नहीं आता सामने कि क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए अब्दुल्ला, भारत का जो दादागिरी है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, वो है पैसा। जो आईसीसी के 80% स्पॉन्सर्स हैं वो भारतीय हैं। अब मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान हमारे जो दुबई के ब्यूरो चीफ हैं सिफ्ते आरिफ, उन्होंने 3 दिन पहले खबर दी कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मामला भी चल रहे हैं, और जाहिर है अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। और जिस मुल्क को पैसे की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत उनको 2-3 T20 मैचों की सीरीज दे देता है, 2-3 वनडे मैचों की सीरीज दे देता है, तो उनका खजाना जो खाली होता हुआ नजर आ रहा होता है वो एकदम से भर जाता है। तो ये सारा पैसे का खेल है। इस पैसे की चकाचौंध की वजह से भारत जो है वो आईसीसी को डिक्टेट कर रहा है। आईसीसी वैसे तो कहने को तो सो कॉल्ड वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और जे शाह के आने के बाद ये तो भट्टी साहब 100% आप सही कह रहे हैं, और ये बात नई भी नहीं है, बड़े अरसे से, और सारी छोटी बड़ी टीमें सब कुछ यही कह रही हैं। प्लीज हमें बताइए बिग 3 कौन है? क्या इन बिग 3 ने अपने आप को खुद ही बिग 3 बना दिए या वो 2 है? देखिए बिग 3 में भारत नंबर 1 है, उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चूंकि दुनिया की बड़ी टीमें हैं जहां पैसा भी ज्यादा है। और देखिए दुनिया में आज की तारीख में अगर हम देखें तो ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है टेलीविजन की जो व्यूअरशिप है उसके जरिए। तो भारत की टीम जिस सीरीज में पार्टिसिपेट करती है वहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। मिसाल ऑब्वियसली भट्टी साहब, इट्स द साइज ऑफ दैट कंट्री एज वेल। तो वो तो हमारी भी तो देखें ना कि हमारे भी मिलियंस ऑफ ऑडियंस कितनी बड़ी है। मतलब 1 अरब लोगों की हम बात के मुल्क की बात कर रहे हैं हम। और हमने भारत के साथ अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 17 साल से कोई टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। तो ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें दुनिया की 2 बड़ी टीमें तो आपस में खेल नहीं रही? तो मतलब अजीबोगरीब चीज है। आईसीसी जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको गैर, वो तो नहीं है ना, वो तो पुरानी बात हो गई। आप बताएं बाकी मुल्क जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस अभी बनना चाहते हैं उनकी मोटिवेशन तो जीरो हो जाएगी फिर। देखिए अफगानिस्तान जो आखिर में सबसे आखिर में अभी जिसको टेस्ट स्टेटस मिला, या आयरलैंड, वो तो सारे भारत की गोद में है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में भारत के पास जब तक इस तरह पैसा आएगा और सारे मुल्कों का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। तो एक जमाना था 80s में एशियन ब्लॉक होता था, लेकिन आज एशियन ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान। अब अफसोस की बात है कि आज आइसोलेट है। हालांकि अभी मोहसिन नकवी साहब ने बहुत कोशिशें की, डरा धमका के किसी तरह भारत को
चैंपियंस ट्रॉफी के एक फार्मूले तक लेकर आया। अदरवाइज भारत जो है वो दुनिया में किसी के कंट्रोल में नहीं। दैट्स बिकॉज वो तो पूरे फार्मूले के तहत पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है, वरना अफगानिस्तान को तो साथ ले लेके चल रहे हैं इंडिया। मतलब ये भी हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। अभी मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ डू दे बिकम बिग थ्री। ऑस्ट्रेलिया ने सही, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन फेंटी लगाई है इंडिया की टेस्ट में। इंडिया बुरी तरह हारा है इस वक्त। तो अपने आप को किस लिहाज से, एक्सेप्ट फॉर व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन, स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल, अदरवाइज किस लिहाज से वो बिग थ्री में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत अरसे से उन्होंने डाला हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चूंकि जो बुनियादी दो रुकन थे आईसीसी के, उस वक्त इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चूंकि बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज भी हैं, और फिर इन दोनों मुल्कों में जो नंबर 1 खेल है वो क्रिकेट नहीं है। उनके पास फुटबॉल, रग्बी और दूसरे जो खेल है, लिहाजा उनके पास जो पैसा आ रहा है जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट चल रही है वो भारत की वजह से आ रहा है। आप देखें, अगले साल भारत की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत जाएगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान जैसी टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज मिलती है, 3 टेस्ट मैचों की भी मुश्किल से अभी साउथ अफ्रीका में एक सीरीज मिली। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई 3 टेस्ट मैच की भी सीरीज नहीं देता। लेकिन भारत जो है वो 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलता है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, वहां जब वोटिंग करवाई जाती है तो सारे वोट जो है भारत की। अच्छा, माइकल वॉन जैसे क्रिकेटर्स तो ये भी तजवीज दे रहे हैं कि 4 दिन की कर दी जाए टेस्ट क्रिकेट। देखिए, 4 दिन की क्रिकेट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये उन मुल्कों में जहां पर पिचेस अच्छी हैं। अब एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन इंडिया में भी बाज टेस्ट मैच 5-5 दिन बाद भी ड्रॉ हो जाते हैं। लिहाजा ये तजवीज काफी पुरानी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल क्लियर कट आ नहीं रहा कि जिसपे आईसीसी अमल करे। मेरे ख्याल में ये जो साइम अयूब का भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया ना, तो टेस्ट मैचेस में या इंटरनेशनल मैचेस में कंकशन का तो लॉ है, लेकिन वो सिर्फ विकेट कीपर के लिए। मेरे ख्याल में आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है जिसमें काफी टेस्ट, 11 का मुकाबला 10 से होना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में अब 8वें ओवर में साइम अयूब अनफिट हो गए, तो वहां भी रिप्लेसमेंट का जो एक लॉ है इस बारे में लागू होना चाहिए था। अच्छा, अपनी हम जरा तैयारी की बात कर लें, क्योंकि वेस्ट इंडीज से ऑब्वियसली अब हमारा भी मैच पड़ने वाला है। तो वेयर डू वी स्टैंड उसमें? और छोड़ दें, हम तो चलें, पता ही है हमें वेयर वी स्टैंड। वेस्ट इंडीज की टीम का बताएं, तगड़ी टीम है? जी हाँ, वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल तगड़ी टीम है, लेकिन उनके जो मेन फास्ट बॉलर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हरवाया, वो इत्तेफाक से अनफिट हो गए, नहीं आए। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम अभी भी ठीक ठाक टीम है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कंडीशन में जहां हमने इंग्लैंड को हराया, तो मुझे लग रहा है कि साजिद खान होंगे, नोमान अली होंगे, अबरार अहमद की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान काफी वेस्ट इंडीज को मुश्किल डालेगा। लेकिन अब मेरा सवाल सिलेक्शन के हवाले से है कि क्या पाकिस्तान कुछ नए प्लेयर्स को चांस देगा? जो मेरी इत्तलात है अभी तक तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपके पास टाइम हो तो कल रात उन 25 खिलाड़ियों का भी अनाउंसमेंट हो गया जो वो एक टास्क फोर्स पीसीबी बना रहा था, जिसको अब्दुल रज्जाक ट्रेन करेंगे। उन 25 खिलाड़ियों में ज्यादातर तो वही नाम है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनमें खुशदिल शाह हैं, उस्मान खान है, या अभी हमने इनको इरफान नियाजी को देखा, और 2-4 और वो आजमूदा प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल में हम किस तरह T20 क्रिकेट के लिए पावर हिटर तैयार करेंगे? पीसीबी ने 90 दिन का कैंप लगाने का तो ऐलान किया, 25 लड़कों का भी अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज होगी कि जब ये कैंप खत्म होगा तो उसके सम्राट हमें कैसे मिलेंगे। चलिए उसका इंतजार करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर इसमें वही नाम है जो आजमाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब। थैंक यू। अभी भी बिग 3 वाला मामला है ना, मुझे अनफेयर लग रहा है। वो आपको अब बड़ी देर से नहीं लग रहा अनफेयर? मतलब हाँ, लेकिन मैं जब ये बात उठेगी मैं बार-बार यही कहूंगी। मतलब लग रहा था पहले, अभी लग रहा है नथिंग हैज चेंज्ड ओवर देयर। सालों से ऐसा ही है, यही चल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान की बेटी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कल अपने मुल्क होंगी, जहां वो वफाकी वजारत तालीम के तहत बच्चियों की तालीम को
फ़रोग़ देने के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इस्लामाबाद में जी ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें मलाला चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी होंगी। और अक्टूबर 2012 के बाद से मलाला आपको पता ही है ब्रिटेन में रहती हैं और ये उनका तीसरा दौरा पाकिस्तान होगा। नॉट रियली पूरे पाकिस्तान में तो नहीं होंगी, आई गेस इस्लामाबाद में ही होंगी। मलाला सिर्फ 15 साल की थीं जब उन्हें आपको पता ही है फितना ख़वारिज की जानिब से दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में शामिल है जहां आज भी लाखों बच्चियां तालीम से महरूम हैं, जहां इस मामले में इम्तियाजी रवैये का भी शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ख़वातीन की शरह ख़वानदगी ख़तरनाक हद तक कम है, जिसकी बड़ी वजह है घिसे पिटे रस्म व रिवाज, तकियानोसी सोच। पाकिस्तान में सिर्फ 34% लड़कियां ही हाई स्कूल तक पहुंच पाती हैं। कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के वज़रा, सफ़ीरों समेत 150 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी शख्सियात के अलावा स्कॉलर्स हैं, माहिरीन तालीम है, यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक समेत आलमी इदारे हैं। तमाम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स शिरकत करेंगे। दिस इज़ गोइंग ह्यूज। ये इस्लामाबाद में होस्ट हो रही है कॉन्फ्रेंस और कोशिश तो ऑब्वियसली हमारी उम्मीद तो यही है कि एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होगा। वफाकी वज़ारत तालीम के साथ मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ताबन से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है इस्लामाबाद में, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन आएंगे और इसकी मेहमान खुसूसी हैं हमारी अपनी फ़ख्र पाकिस्तान नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई तो साहिबा। आप समझ ही सकते हैं कि दिस इज़ स्पेशली रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन। इसी पे हम बात भी करेंगे और हमारे साथ हैं मोहिउद्दीन वानी साहब जो कि स्पेशल सेक्रेटरी वफाकी वज़ारत तालीम है। वानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वानी साहब, What are you hoping to achieve from this conference? क्योंकि सबसे पहले तो चीफ गेस्ट मलाला का आना वो ऑलरेडी सारी अटेंशन गर्ल्स एजुकेशन पे आ जाती है। क्या आप सोच रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। ये एक इस्लामिक वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंटरनेशनल जो हमारे डिग्नेटरीज हैं उसमें मुख्तलिफ हमारे के एजुकेशन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एजुकेशन आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, मीडिया पर्सन आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुगेदर to give a statement, a global statement that our religion is all out for girls' education. And it will culminate with a Samba declaration for girls' education which will be adopted by all the countries of the Islamic world. तो ये बेसिकली तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो ममालिक हैं जो इसको कंप्राइज करते हैं, ये उनका एक इज्तिमा है जो ख़वातीन की तालीम को फोकस करेगा और इस बात को डिक्लेयर करेगा। वानी साहब, इवन इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू द अदर मुस्लिम कंट्रीज, मतलब ठीक है अफगानिस्तान में तो हालात जो हैं ख़वातीन के हकूक़ या तालीम के हवाले से वो हमारे सामने, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी की बाकी मुस्लिम दुनिया के ममालिक से भी अगर अपने आप को कंपेयर करें। क्या हम कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे कि पाकिस्तान में इसकी शरह कैसे बेहतर बनाई जा सकती है? हम किस तरह मज़ीद बच्चियों को हाई स्कूल तक पहुँचा सकते हैं, कॉलेज तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अभी ये परसेंटेज बहुत कम है। बनाई है जब ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डाटा सामने आया था 26 मिलियन का, और जिसमें सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट लिंक था वो गर्ल्स थी। तो उसी के साथ अलाइन करने के लिए 2-3 एंगल से काम हो रहा है। एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एजुकेशन की तरफ बढ़ाए जाए। पिछले साल 1.5% ऑफ जीडीपी था, इस साल 1.9 गया है और इसको प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें 4% तक लेके जाना है। दूसरी बात यह है कि एनेबलिंग इकोसिस्टम और कोलैबोरेशन के साथ काम करना है। कोई एक हुकूमत, एक इदारा इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तमाम फेडरेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर इसमें साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें मल्टीलैटरल पार्टनर्स, बायलैटरल पार्टनर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं एंड इन एडिशन प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ काम कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और ये जो एक ग्लोबल इवेंट है, ये इटसेल्फ पाकिस्तान में होना इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि पाकिस्तान इसमें एक लीडरशिप रोल ले रहा है और हमें दुनिया को अपना मुकदमा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए पहले खुद अमल करना पड़ेगा। और इसमें वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और मलाला यूसुफ़ज़ई का आना एज अ की नोट स्पीकर ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ सेज इट ऑल। एब्सोल्युटली, उससे अटेंशन फॉरन गर्ल्स एजुकेशन पे आ जाती है। वानी साहब, कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के वुज़रा और सफ़ीर जो आ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डील। कोई कोलैबोरेशंस भी आप सोच रहे हैं, कोई आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे कि बाकी मुल्कों ने अपनी लड़कियों को किस तरह आगे बढ़ाया, तालीम के शोबे में किस तरह एजुकेट किया? कोई ऐसे पैरेलल्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं? बांग्लादेश से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। जी, इसमें साइट पे सेशंस हो रहे हैं बहुत सारे और उसके डिफरेंट थीम्स हैं और जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से जो ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज है वो भी इसमें शेयर हो रही है। इसमें मीडिया का रोल भी इसमें शेयर हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी और एडटेक टेक्नोलॉजी का रोल उसमें शेयर हो रहा है।
इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू गर्ल्स इम्प्रूव हो रहा है, एनेबलिंग लेजिस्लेशन हो रहा है। तो ये 7-8 थीम्स हैं जो साइड सेशंस पे होंगी और जो कि पार्ट बनेगी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का। तो यू विल सी गुड थिंग्स कमिंग आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वानी साहब एंड गुड लक फॉर दिस इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे तो 2-4 कर लें अगर साल में, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दैट एंड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस सेक्टर। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे कराची मैराथन की दोबारा। और आपको पता ही है एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, रनिंग इवेंट बन चुका है और पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग शिरकत करने के लिए आते हैं। नब खान थी इसी हफ्ते हमारे साथ और अभी हैं हमारे साथ असरार खटक, जो कि आपको बता दें कि इन्होंने फुल मैराथन ये विनर थे यहाँ, और ये पेशावर के को बिलोंग करते हैं। 2 घंटे 2 hours 29 minutes and 58 seconds में इन्होंने फुल मैराथन। सर बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह क्या कारनामा आपने सर अंजाम दिया है। बताइएगा ये आपकी कितनी मैराथन थी? इससे पहले आप कितनी मैराथन्स कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वैसे तो याद नहीं है, बहुत सी मतलब है। इससे पहले 20 शोमी में आया था जी। 2022-23 नेशनल गेम्स हुई थी, यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। वो भी नेशनल गेम्स में जो मैं फर्स्ट हुआ था यहाँ पे आया था। तो ये मेरे याद तो इतना नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरे तकरीबन कोई 50 के करीब होगी। उसमें कोई मतलब ये भी एक स्टार जबरदस्त बात है कि इतनी मैराथन्स कर ली हो कि याद भी ना रहे कि वो फिगर क्या है। मतलब 50 इज अ वेरी बिग फिगर। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी लेटेस्ट आपने कराची में जीती है, ये टाइमिंग वाइज फुल मैराथन में आपका बेस्ट टाइम था? 2 घंटे 29 मिनट 58 सेकेंड्स। जी बिल्कुल। ये अभी इस सीज़न का ना, पिछले साल इस मैराथन की मैं तैयारी कर रहा था कराची। ये जो अभी मैंने विन किया है, ये मतलब ये अच्छा टाइम है, लेकिन मेरा जो अपना बेस्ट टाइम है वो 2 घंटे 20 मिनट है। अच्छा, आपका बेस्ट 2 घंटे 20 मिनट, आपका पर्सनल बेस्ट 2 घंटे 20 मिनट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं स्टार कि आप तैयारी कर रहे थे, वो कहाँ पे किया था आपने 2 घंटे 20 मिनट? हाँ, वो मैंने इधर इस्लामाबाद में किया हुआ था, नेशनल पे। अच्छा 2015 नेशनल पे किया था जी। सर, आप तैयारी की बात कर रहे हैं, जरा हमें समझाएं कि आप ऐसे इवेंट के लिए क्या तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन क्या होती है उस दिन से पहले जब जिस दिन भागना हो? जी, ये जब इन्होंने पिछले साल अनाउंसमेंट किया था कि ये एक आलमी सतह पे ये मैराथन जो है ना हम कराएंगे, तो क्योंकि ये ऑफिशियली टाइम बाहर भी जाता है, बाहर से भी आता है। तो जिस तरह बड़े बड़े मैराथन है, बर्लिन मैराथन हो गई है, शिकागो हो गई है, इसके लिए इसमें क्वालिफाई होता है। वैसे तो हम टाइम कर लेते हैं, पाकिस्तान में नेशनल वगैरह हो गए, उसमें ऑफिशियली टाइम नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा है कि अभी इसके लिए, क्योंकि इसके लिए फिर मेहनत, क्योंकि इसमें चिप लगे होते हैं, पूरा आपका जो है ना डिस्टेंस वगैरह सारा सब कुछ जी ट्रैक करा होता है। तो मैं फिर इसमें जिस तरह भी आपने कहा कि इसके लिए आपने किस तरह तैयारी की या किस तरह मेहनत की, इसमें वीक भी ना 7 डेज़ होती है। उसमें फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं और उसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग करनी होती है। और उसमें डाइट का भी बड़ी जो है ना रोल है इसका, कि हम इसका हम मतलब पहले हम एंडोरेंस करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेन करते हैं, फिर हार्ड वर्क, ट्रैक वर्क, मुख्तलिफ मतलब ट्रेनिंग शामिल होकर इसमें हेल्थ ट्रेनिंग भी आ जाती है। तो ये सब कुछ मिला के फिर हम इस तरीके से लेकर आते हैं इसको। कितना वक्त लगता है एक मैराथन को करने के बाद और माशाल्लाह आपके केस में जीतने के बाद रिकवर करने में बॉडी को? मतलब काफ़ी ज़ाहिर है 42 किलोमीटर भागना आसान तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि इसको रिकवर करने के लिए ये रेस्ट और रेस्ट के साथ डाइट, और उसके बाद तीसरी जो ऑप्शन है उसमें हम इसको ना लॉन्ग लेकर जाते हैं। मतलब तकरीबन 1.5-2 घंटे हम जो है ना ये नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन में जिसम उसी तरह रिकवर तो नहीं होते, क्योंकि एक मैराथन का अरसा है 3 माह। 3 माह के बाद आप दूसरा मैराथन अच्छा भाग लेते हो। इस तकरीबन 2-3 माह में हम कोशिश करते हैं कि अपने जिसम को रिकवर कर ले। चलिए, अब अगला टारगेट आपने कोई ऑलरेडी सेट किया हुआ है? अब तो यहाँ से भी आपका रिकॉर्ड जाएगा बाहर। जी इंशाल्लाह आगे ये अभी बाहर तकरीबन 1.5 माह लगेगा, बाहर से ऑफिशियली टाइम आएगा, रिकॉर्ड होगा, तो इंशाल्लाह आगे
जो आलमी सतह पे है जो बड़ा नाम है उसका बर्लिन मैराथन, उसकी इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा। ज़बरदस्त। और जिस तरह भी मेरा ये क्लब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैंने शर्ट पहनी है इनकी भी सपोर्ट होगी और मेरी मेहनत होगी, काफ़ी लोगों की भी होगी और इंशाल्लाह अच्छा करके आएंगे और टाइम को हम ओलंपिक के मुताबिक लेकर आएंगे 2 घंटे। वी हैव नो डाउट इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो पैशन है ना वो हमें अब नजर आ गया पाकिस्तान में मैराथन रनर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस, एन इजी जॉब बाय द वे, बड़ा ही मुश्किल भी है, बट आई लव द इंटरेस्ट जो अब पाकिस्तान में लोगों को आ गया है, और खासतौर पे ये जो कराची मैराथन हुई थी इसमें जो भी आपका टाइम रिकॉर्ड होगा वो इंटरनेशनली उसको माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हुई है इस साल के शुरू में। जनवरी के पहले हफ्ते में अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को निकाला गया जो कराची पहुंचे, जबकि 300 के करीब लोगों को सिर्फ कराची से ऑफलोड किया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब, अमारात, चीन समेत 7 मुल्कों से मजीद 258 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ कराची से जी बैरून मुल्क जाते हुए 24 घंटे में मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। क्या हो रहा है, क्यों ऑफलोड हो रहे हैं? बड़ा मुतहरिक हुआ है या दीगर इदारे भी इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, ये जानेंगे हम हमारे नुमाइंदा खुसूसी अफजल नगर से। डोगर साहब, ये बेगरी के चक्करों में ये सब कुछ हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं है, बुनियादी तौर पे ये जो कश्ती का एक्सीडेंट हुए, पेदर पे हादसा हुए जिसमें पाकिस्तानियों की जान गई, लीबिया वाला मैटर हुआ, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी FIA पे डाली गई और उस FIA के लोगों को बुक भी किया गया, FIR हुई, आपको पता ही है वहाँ सारा मामला चल रहा है। तो उसके बाद FIA ने एक्चुअली पूरा अपना कानून कायदा सारी किताबें खोल दी हैं कि जो भी किसी भी एयरपोर्ट से जा रहा है तो एज़ पर SOP वो जाने दे रहे हैं उनको, जिसकी वजह ये कि अब वो पाकिस्तानी चूँकि आदी नहीं है इस तरह की चीज़ों के, मसलन आपने दुबई का वीज़ा लिया, टिकट लिया और रवाना हो रहे हैं, वहाँ होटल बुकिंग कोई ठहरा देगा, कुछ कर लेगा बेसिकली। लेकिन एक सवाल तो इसमें, वीज़े ही कैसे मिलते हैं? हमें तो नहीं मिलते जब तक होटल बुकिंग और ये सब कुछ ना दिखाई जाए। तो इसको ज़रा ज़्यादा डीपली इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वीज़े कहाँ से इशू हो रहे हैं। नहीं, वीज़े तो देखें अभी इशू वर्क वीज़ा हो रहा है, टूरिस्ट वीज़ा हो रहा है, फैमिली विजिट वीज़े हो रहे हैं और आप फिर कुछ कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट के साथ यानी वीज़े मिल रहे हैं। फिर सऊदी अरब के लिए उम्रे के आदी लोग हैं, टिकट लिया उम्रा का और टिकट लिया और उम्रा का वीज़ा लिया और जहाज़ में बैठ के चले गए, वहाँ कोई किसी के पास ठहरा है, कोई किसी के पास ठहरा है, तो अमूमन लोग वो करते थे। अब इन्होंने ये किया है कि टोटल SOP पे चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ऑफलोडिंग ये अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मसलन अगर उम्रे पे जा रहे हैं तो उनके पास लाजमी है कि टिकट के साथ रिटर्न टिकट होना चाहिए। दूसरी बात, कहाँ ठहरेंगे, वहाँ कहाँ ठहरेंगे, वो होटल की प्रॉपर बुकिंग होनी चाहिए। प्लस वो देखते ये हैं कि भाई पैसे कितने हैं आपके पास। तो वो पहले जाते थे कि ठहरा किसी ने दिया, घुमा किसी ने दिया, खर्चा किसी ने कर दिया। जाहिर है पाकिस्तानी वहाँ बहुत सारे, अब आपके पास होना चाहिए। बुनियादी तौर पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड रखा है, क्रेडिट कार्ड नहीं, वो कैश देखते हैं कि उसकी हैसियत देखते हैं कि कार्ड में क्या है, वो तो नहीं वो कर सकते, लेकिन वो देखते हैं कि अखराजात के प्रॉपर 15 दिन के वहाँ पर खाना पीना ठहरना और घूमना फिरना या उम्रे के जो वो करने, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग डोगर साहब, मतलब 500 एक जगह से, 300 एक जगह से, तो इतने ज़्यादा लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की हम तो ये बताना भी यही चाह रहे हैं उन लोगों को कि जब आप जा रहे हैं, आपने वीज़ा ले लिया, आपने महंगा टिकट ले लिया है, तो उसके बाद आप अपने प्रॉपर पेपर जो हैं वो प्रॉपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे होने चाहिए। साहब, ये लीबिया वाले जो वाक़यात हैं या जितने भी कश्ती, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से नहीं ट्रैवल कर रहे होते लोग, ये कहाँ से जाते हैं? सियालकोट से जा रहे होते हैं, फैसलाबाद से जा रहे होते हैं, छोटे एयरपोर्टों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक वो ये खबरें बीच में इस इंसिडेंट के बाद भी सामने आई थी, यहाँ पे शायद सर्वेलेंस थोड़ी बेहतर होगी, तो ये छोटे एयरपोर्ट्स पे भी ज़्यादा निगाह रखी जा रही है। नहीं, ऐसा तो वहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा जब निगाह रखी गई है तो डाइवर्ट हुए हैं वो कराची में। फिर एजेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसकी किस FIA के अफसर के साथ कहाँ सेटिंग है, जिसको हम सेटिंग कहते हैं, ये चीज़ है। अब इस ऑफलोडिंग की मद में अगर हम देखते हैं तो मैंने एक एस्टिमेट किया तो 50 लाख से 75 लाख तक का पर डे लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो टिकट्स होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। सस्ती टिकट के चक्कर में वो लोग लेते हैं, वो टोटल ज़ाया हो जाती है क्योंकि बोर्डिंग इशू हो चुकी है आपकी। फिर इसी तरीके से और जो मेन हो रहा है कि कोई मिलने भी जा रहा है वो सारा उसकी जद में आ रहे हैं। तो FIA को तो नहीं हम कह सकते कि वो अपना नरमी करें कि लोग जाएं बाहर। तो गदागर भी हैं इसमें शामिल, जो डेली पकड़े जा रहे हैं 10% तक ऐसे हैं जो गदागरी में मुलव्वस हैं या यानी माजी उनका इस तरह का है, या आप अगर 1 महीना पहले उम्रा करके 2 महीने पहले आए हैं तो आप फिर जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं उम्रा करने को जा रहे। बुनियादी वजह उसकी यह है कि या तो वो वहाँ जाके काम करते हैं, जैसे कि आज जो रिपोर्ट हुए 112 के करीब ऐसे हैं जो कफील के बगैर वहाँ काम करते हुए
उनको पकड़ा गया और वो डिपोर्ट किया। तो जो डिपोर्टीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दें, जब डिपोर्ट होते हैं ये 300 जी बाहर के मुल्कों ने वापस भेज दिए, उनकी डिपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाता है? देखिए, ये भी एक बड़ा दिलचस्पी है कि बहुत सारे ऐसे भिखारी और इस टाइप के लोग जो वहाँ पर जब उनके पास थक जाते हैं, पैसे वैसे भेजते रहते हैं अपने या किसी और जरिए से, उसके बाद वो क्या करते हैं, वतन वापस जाना है तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, मुफ्त में यहाँ पाकिस्तान वापस आने के लिए, डिपोर्ट होने के लिए वहाँ आए। वो क्या पाकिस्तानी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करती है या वहाँ की हुकूमतें करती है? देखिए, वहाँ की हुकूमत उनको पकड़ती है, जेल डालती है, एम्बेसी को कहती है, एम्बेसी फिर उनको यहाँ पर अपने खर्चे पे यहाँ पर लेकर आती है। खर्चा अलग, खर्चा वो अलग है। फिर पासपोर्ट उनका फाड़ देते हैं, यहाँ आके फ्रेश पासपोर्ट बनवाते हैं, नया पासपोर्ट बना के फिर नया सफर, नई कहानी, ये सारी चीजें। इसमें तो डॉक्टर साहब पासपोर्ट ऑफिसेस को भी जरा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि एक दफा अगर क्लेम कर दिया कि जी हमारा गुम गया, फट गया, मतलब ये जिसको कहते हैं रिपीट ऑफेंडर्स है। देखें, बहुत एसओपीज तो अभी इसके ऊपर पिछले 20 साल से तो एसओपी नहीं बना कि किसको रोकना है, किसको पकड़ना है, कैसे जाना है। अब एफआईए वालों को रगड़ा दिया जा रहा है ना, बुनियादी तौर पे वो ज्यादातर लोग यहाँ से उम्रा करने के लिए गए थे, मजहबी फरीजा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए, वहां से उन्होंने सेटिंग की, एजेंट ने उनको लीबिया भेज दिया, लीबिया से कश्ती पे बैठ गए। अब वो अफसर वो पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने उनको उम्रे पे जाने की इजाजत दी। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से अब ये। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हम किसी दिन और भी एक्सटेंसिव करेंगे बेगरी वाले इशू पे भी। बाकी क्या सीन है? बाकी सीन है तो सही, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अब हम मंडे को ही मिलेंगे सुबह सुबह लाइव। यस, ओके, बाय। खुदा हाफिज़।